चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो भाई बातचीत कर लो, बंद मुंह वगैरह काम कर लो, दो डायरेक्शन करने आज। हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो जी, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने करंट के फ्लो का मैकेनिज्म पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में जरूर होते हैं पर वो कोई करंट पैदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका नेट फ्लो कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब हम बाहर से बैटरी लगाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन करने के साथ साथ ड्रिफ्टिंग भी करते हैं। ड्रिफ्टिंग करने का मतलब है कि चाहे वो धीरे धीरे ही सरकें, धीरे धीरे ही खिसकें, पर खिसक खिसक के सरक सरक के पॉजिटिव वाले एंड की तरफ, हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। कल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब जितनी वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ आ गई है ना? तो दो लाइन की डेफिनेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी क्या, लिखो, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity acquired by electrons, average velocity acquired by electrons in a metallic conductor, average velocity acquired by electrons in a metallic conductor in opposite direction of external applied electric field, opposite direction of external applied electric field। चलिए अब सब हेडिंग लीजिए इसके अंदर एक्सप्रेशन। अब हमारा काम है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकालना। तो चलिए गौर करिए, कंसीडर कीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये dd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कब? जब हमने बाहर से कोई बैटरी लगाई जिसकी वोल्टेज है V। ठीक है जी, तो ये डायग्राम बनाइए और लिख लीजिएगा इसमें कौन सी चीज़ क्या मैं मान रहा हूँ। लेट L इसमें क्या है, M क्या है, टाउ क्या है और V क्या है। तो L हो गई इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिस कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस कंडक्टर की लेंथ हो गई। M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम और कैपिटल V, ध्यान रखना है कैपिटल V है, छोटा V नहीं है, कैपिटल V है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर पे अप्लाई करा है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो चलिए शुरुआत कहां से करेंगे जरा एक बार देखते रहिए। ऊपर देखो, तो जैसा मैंने समझाया कि अंडर external electric field the force experienced by each electron is। अब देखिए जैसे हम बाहर से यहाँ से बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और ये फोर्स कितनी लगेगी, ये लगेगी फोर्स F बराबर QE और अगले स्टेप में Q की जगह हो जाएगा E। समझ गए ना? E क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज असल में E होता है। ठीक है जी। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था मोशन का, उससे हमने क्या सीखा था कि फोर्स बराबर किसके होता है, ma के। इक्वेशन नंबर सेकेंड कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाली E और सेकेंड इक्वेशन में आपने फोर्स की वैल्यू निकाली ma।
सॉल्व करके यहाँ से ए यानी कि एक्सेलरेशन हो गया ई बाय एम, इक्वेशन नंबर 3। बोला हाँ या ना? ठीक है जी। अब इस एक्सेलरेशन का करेंगे क्या? इधर देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर तुम्हें याद है भी तो मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी। अब जरा 2 मिनट के लिए बस ऊपर गौर कर लो, फिर लिख लेना वापस। इधर देखो, यहाँ पर u जो है वो 0 होगा। u असल में होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों होगी? सिंस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आफ्टर एवरी कोलिजन, क्योंकि हर कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा रेस्ट से चलना शुरू करेगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम से कोलाइड करेगा तो कोलाइड करके वो अपनी सारी स्पीड लूज कर देगा, सारी एनर्जी लूज कर देगा और बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करेगा। कहां से? रेस्ट से। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी मानेंगे हम? हमेशा 0 मानेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन कितने टाइम तक चलेगा? जब तक वो दोबारा कोलाइड नहीं करता तब तक चलता रहेगा। और 2 कोलिजन्स के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, इस टाइम में जो स्पीड उसने गेन करी वही स्पीड है vd। vd यानी कि क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी गेन करी वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर दीजिए। तो vd बराबर 0 प्लस एक्सीलरेशन की जगह कितना हो गया? ई बाय एम मल्टीप्लाई हो गया टाउ। सॉल्व करेंगे तो vd बराबर हो गया ई टाउ बाय एम। लीजिए ये है जी आपका vd का फॉर्मूला। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। चलो हाँ मुन्ना, स्कूल में ऐसे करा, चलो जल्दी करो। इसके बाद एक स्टार पॉइंट है और स्टार पॉइंट्स के बाद हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। एक स्टार पॉइंट है और फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्चुअल करने के बाद फिर एक डेरिवेशन करेंगे। अब सुन लो, इस चैप्टर में समस्या क्या है? इस चैप्टर में डेरिवेशन ना बहुत कम है। मतलब एक डेरिवेशन में तुम्हें ये कराया है, सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 डेरिवेशन और सारे डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बड़े बड़े नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। सिंपल डेरिवेशन। लेकिन चैप्टर का वेटेज तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो तुम 8 नंबर में देखो इतने सारे डेरिवेशन करे थे, इसमें डेरिवेशन नहीं है। तो सवाल है फिर इसमें क्या होगा? इसमें प्रॉब्लम है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इस वाली यूनिट के। मतलब है तो और भी कुछ यूनिट्स और जिनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक आपने जो ये दूसरी यूनिट पढ़ रहे हो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत बनते हैं, बहुत। अगर मैंने तुम्हें कोई डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं तो चारों के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। अब तुम देखना, मैंने एक ही फॉर्मूले के ऊपर तुम्हें कितने सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखाऊंगा, एक ही फॉर्मूले पे। स्टार पॉइंट लिखिए। अभी देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस का dv बाई dr होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें, इन मैग्नीट्यूड, तो E बराबर हो जाएगा v बाई r। और r का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। जरा देखो डायग्राम में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले रखा है? लेंथ। कंडक्टर की जो लेंथ है वो भी तो डिस्टेंस ही है। अगले स्टेप में फॉर्मूला हो जाएगा v बाई l। तो vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था e टाउ बाय m। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हो गया v बाय l, बाकी टाउ और m ऐसे कैसे रहेंगे। तो ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया फॉर्मूला ev टाउ बाय ml। तो दो फॉर्मूले तुम्हारे पास, एक तो e टाउ बाय ml और दूसरा है ev टाउ बाय ml। If temperature of a conductor increases, if temperature of a conductor increases, how does its पहला पार्ट रिलैक्सेशन टाइम, पहला पार्ट लिखिए रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
सेकेंड लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अफेक्टेड, चलो जी आओ बात पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, यहां पर कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपको बताना है एक तो उसके रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा आपको बताना है कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इधर ध्यान दीजिए, कल हमने लिखा था कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है यानी कि टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, है ना। सिंस रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो बताओ टेम्परेचर जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतना कम। बात समझ आ गई? लिखो इसका आंसर, पहले ये लिखो सामने से जो लिखा फॉर्मूला, सिंस रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, नहीं सॉरी टेम्परेचर, सिंस रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे लिखो, so with increase in temperature, so with increase in temperature the relaxation time decreases, the relaxation time decreases। और वैसे आपको रीजन मालूम है कि रिलैक्सेशन टाइम घटता क्यों है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है बेटा, कोलिजन फास्ट हो जाता है, कोलिजन फास्ट हो जाता है, ठीक है। लाइन ऐड भी कर लो, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इंक्रीजेस। एक सेकेंड में जो कोलिजन हो रहे हैं वो पहले से ज्यादा होंगे। अब एक सेकेंड में ज्यादा कोलिजन होंगे तो एक कोलिजन में लगने वाला टाइम पहले से कम हो जाएगा, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। चलो सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछा बताओ, किसका सर पूछा है, बोलो, ठीक है। अब इधर देखो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम होता है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाउ के, और टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। तो सोच के बोलो, टेम्परेचर जितना ज्यादा टाउ उतना कम, और टाउ कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अब कई बच्चे ना इसमें थोड़ा सा मतलब डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, वो कहते हैं कि सर आप गलत नहीं बोल रहे हो। मैं कहूँ कैसे, कहते हैं कि सर एक चीज बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो मोशन फास्ट हो जाएगा, और मोशन फास्ट होगा तो भैया स्पीड तो बढ़नी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, बट स्पीड बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब आप कहोगे ये क्या लोचा है, देखो स्पीड असल में किस पे डिपेंड कर रही थी, मोशन पे, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ये जो मोशन कर रहा था ना, ये स्पीड डिसाइड करती थी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, कि मतलब वो कितना सरक रहा है, कैसे धीरे धीरे सरक के हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो क्या होता है जब कोलिजन फास्ट हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे जब कोलिजन और जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो कोलिजन जल्दी होने पे क्या होता है, बेचारा इलेक्ट्रॉन प्रॉपर स्पीड गेन ही नहीं कर पाता। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप मान लीजिए एक्टिवा चला रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए एक्टिवा चला रहे हो। अब एक्टिवा आपको दे दी गई सीधी सड़क पे। अब सीधी सड़क पे तो भाई आपने सोच रखा कि भाई साहब पूरी फुल रेस दूंगा, भाई साहब पूरे 90 पे पहुंचाऊंगा, है ना। आपने एक्सीलेटर दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सीलेटर दे दी 90 हो जाएगी, स्पीड तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेगी ना, कि जैसे जैसे टाइम होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी। बट सोचो यही काम अगर आपको डीएल रोड में दे दिया जाए करने के लिए, आप कर ही नहीं सकते। जैसे थोड़ी गाड़ी रेस दोगे, एक ठेली वाला आ जाएगा, जैसी गाड़ी रेस दोगे अंकल आ जाएंगे ऐसे ऐसे, वो थैनोस की तरह हाथ करते हुए, है ना। फिर कोई आंटी आ जाएंगे, अरे यार हो जा, ऐसा करते हुए। तो ये काम आप जो है किसी भरी सड़क पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगातार बार बार ब्रेक मारने पड़ेंगे। आपके पास जो टाइम है मोशन करने का वो क्या है, कम है। खाली सड़क पे जो टाइम है आपके पास मोशन करने के लिए वो क्या है, ज्यादा। तो आप ऐसे समझो, जब कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं ना, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन के पास जो मूव करने का टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक। कोलिजन फास्ट होंगे तो ये टाइम क्या हो जाएगा, कम। और पक्की बात है जब टाइम कम होगा तो बेचारा इलेक्ट्रॉन स्पीड गेन नहीं कर पाएगा, या बहुत कम स्पीड गेन करेगा। इसी कारण से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम भी रह जाती है।
और अगला क्वेश्चन मेरा यही होने वाला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर कम क्यों होती है। ठीक है, फिलहाल आप इसका आंसर लिखिए, ऐसे लिख दो। और ना कोशिश करना किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को जब आप समझाओ फॉर्मूला लिख के समझाया करो। किसी भी क्वेश्चन को समझाओ, जैसे ये क्वेश्चन को समझाना था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैं बता रहा हूँ टीचर्स सच में इस चीज को बहुत प्रेस करते हैं, स्कूल के टीचर्स होते हैं या बोर्ड के टीचर्स सच में बहुत इस चीज को प्रेस करते हैं कि आप फॉर्मूला लिख के समझाओ। मुझे अभी तक 3 बच्चों ने अपने बोर्ड की कॉपी भेजी है जो पीडीएफ है, देख मेरे सवाल नंबर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। और यकीन मानो मतलब कई जगह तो क्या था, बच्चों की लैंग्वेज बहुत गलत थी, बहुत गलत लिखा होता उन्होंने, मतलब लैंग्वेज सही नहीं थी, बट जो फॉर्मूला उन्होंने ऐसे लिख के समझाया था ना, बस मुझे इस बात की खुशी हुई कि बच्चों ने मेरी बात मानी। जो फॉर्मूला लिख के उन्होंने समझाया उस चीज को उन्हें नंबर मिला, उस चीज के नंबर मिले। मतलब ये था कि आधा नंबर तो चलो लैंग्वेज का कट गया, पर 2 में से उन्हें 1.5 नंबर तो मिल गया। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ फॉर्मूला लिख के समझाओ। सच में टीचर इस चीज को प्रेस करते हैं। और डायग्राम अच्छे बनाओ, डायग्राम अच्छे करने के मार्क्स मिलते हैं। यकीन ना होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में एक पीडीएफ भिजवाऊंगा, तुमसे देखना, लेकिन किसको शेयर मत करना, है ना। चलो नेक्स्ट साइंस लिखो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature relaxation time decreases, relaxation time decreases and hence drift velocity also decreases, and hence drift velocity also decreases. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम क्यों होती है। देखो, व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, is very small. कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो आखिर बहुत छोटी क्यों होती है। मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ नॉर्मली, किसी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है लगभग 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। और ये कितनी कम स्पीड है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने स्नेल देखा है, स्नेल है ना, बरसातों में निकलता है, घोंगा बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो समझ लो कि जितनी स्पीड से एक स्नेल चलता है ना, उससे भी 100 गुना स्लो, 100 टाइम्स स्लो एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, उससे भी 100 गुना स्लो। मतलब स्नेल की स्पीड यार क्या ही होगी, 1 सेकंड में 1 mm, 1 mm समझो क्या ही डिस्टेंस होता है, जरा सा डिस्टेंस होता है 1 mm। स्नेल की स्पीड इतनी ही होती है, 1 सेकंड में 1 mm। इलेक्ट्रॉन उससे भी 100 गुना ज्यादा स्लो चलता है, उससे भी 100 गुना स्लो। मतलब आप समझो कि जो डिस्टेंस स्नेल ने 1 सेकंड में कवर करा है ना, इलेक्ट्रॉन वही डिस्टेंस 100 सेकंड में कवर करेगा, मतलब लगभग 2 मिनट में कवर करेगा। इतना ज्यादा स्लो जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। तो क्वेश्चन यही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी कम क्यों होती है। बात समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दिया इसमें, तुम्हें क्वेश्चन लिखवा दिया, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है ये टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। असल में होता क्या है, लगातार कोलिजन्स होने की वजह से, बार बार कोलिजन्स होने की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था, वापस बताता हूँ। ये रिलैक्सेशन टाइम लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास होता है, इतना कम रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब ऐसे आप समझो कि ये जो -14 सेकंड है, 10⁻14 सेकंड, समझ लो इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही टाइम है चलने के लिए, है ना। अब वो एक्टिवा वाला एग्जाम्पल वापस ले लो। अगर मान लो सीधी सड़क पे तुम्हें 5 मिनट के लिए गाड़ी दी जाती और बोल दिया जाता है कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, कोई अंकल आंटी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, कोई ठेली ठाली वाला कुछ नहीं आ रहा, तो भाई साहब तुम ब्रेक तो नहीं लगाने वाले, तुम्हारी स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते 90, 100, 150, 250 जो भी आखिरी स्पीड होगी वहां तक तुम्हारी पहुंच जाएगी। बट ये काम तुम कंजेस्टेड रोड पे आप नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हर कुछ देर के बाद आपको रुकना पड़ेगा, आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे। अब आप वहां तो ही नहीं कर सकते ना कि ठेली वाले को गिरा दिया, अंकल को उड़ा दिया, आंटी को मार दिया, ये तो नहीं कर सकते ना अब आप कि ना मैं तो अपनी स्पीड अचीव करूंगा। सो इलेक्ट्रॉन के साथ सेम केस है, रिलैक्सेशन टाइम इतना कम है, इतना ज्यादा कम है कि बेचारा इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पाता। जैसे वो थोड़ा सा चलता है, थोड़ी सी स्पीड गेन करता है, बस टकरा गया, खत्म। फिर थोड़ा चलना शुरू हुआ, फिर टकरा गया, खत्म। फिर चलना शुरू हुआ, फिर टकरा गया, खत्म। और ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार करता है? 2 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार नहीं, 10⁻14 टाइम्स करता है।
10 की पावर 14 टाइम्स। अरबों खरबों से भी ऊपर कोई वैल्यू ना तो इतना टाइम्स करता है। तो आप समझ लो बेचारे इलेक्ट्रॉन को चलने का मौका ही कहाँ मिल रहा है। जब उसे टाइम ही नहीं मिलेगा चलने का तो क्या ही स्पीड वो गेन करेगा। दैट्स वाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये हमेशा स्लो रहती है, मतलब कम रहती है काफी। बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो चलिए इसको भी हम फॉर्मूले की मदद से समझाएंगे। और इसमें आप क्या लिखोगे? सिंस Vd is equal to E tau by m और Vd proportional to tau लिखो। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। देखो, due to frequent collisions of electron, due to frequent collisions of electron, the electron gain velocity for very short time. Electron gain velocity for very short time and this gain is lost in next collision, and this gain is lost in next collision. So electron can never gain. So electron can never gain high velocity. That's why the drift velocity acquired by it is very small. अब कितनी स्मॉल होगी ब्रैकेट में लिख लेना, ये लिख लेना कि Vd नियरली इक्वल टू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में किसी इलेक्ट्रॉन की होती है। अब कारण यही है कि बेचारे इलेक्ट्रॉन को असल में कभी टाइम ही नहीं मिला, प्रॉपर सही से टाइम ही नहीं मिला उसे एक्सेलरेट करने के लिए, मूव करने का टाइम ही नहीं मिला। उसे टाइम मिलता तो ये भी भाई साहब अपनी स्पीड गेन कर सकता, अच्छी खासी स्पीड गेन कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The free electron in a metallic conductor experiences a force. The free electron in metallic conductor experiences a force due to electric field, but the drift velocity acquired by electron is almost constant. Explain. चलो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पढ़ लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब एक मेटालिक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन उन पे फोर्स करती है, ये बात हमने कल पढ़ी थी कि जिस डायरेक्शन में हम फील्ड लगाते हैं
उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ये बात हमने कल पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी। अब हमारे बचपन के लॉजिक हमें क्या कहते हैं कि जहां पे फोर्स है वहां पर एक्सेलरेशन होगा, है ना, और जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करनी चाहिए। जैसा आपकी कार में या बाइक में होता है, जो आपका एक्सेलरेटर होता है उसे एक्सेलरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जब आप उस रेस को दबा के रखते हो, एक्सेलरेटर को दबा के रखते हो, तो आपकी बाइक, एक्टिवा, स्कूटर जो भी आपके पास होगा वो स्पीड गेन करती जाती है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ क्यों नहीं रही है, कांस्टेंट क्यों जा रही है? इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वो लगभग कांस्टेंट ही रहती है, पूरे मोशन में कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी बढ़ती हुई नहीं दिखती आपको। अब ऐसा क्यों? उड़ मुन्ना उड़ जा, क्या हुआ? किनारी अभी ठीक है, पक्का और ओके? कोई और चक्कर? नहीं कोई और चक्कर मतलब तो भाई रात को गेम काम खेल रहा है, आईपीएल देख रहा हूँ, उल्टा ही सोचना मैं सही बच्चा हूँ भाई, मेरे साथ तो सही करता है, बाकी बाहर कुछ भी करे कोई उसमें मतलब ठीक है। तुम बाहर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मेरे साथ तो सही करता है, चुपचाप रहता है, बोलता रहता है, मैं देता हूँ। हाँ भाई बोलो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? मेरे बताओ। फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी यानी कि तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ क्यों नहीं रही है, वो कांस्टेंट क्यों? कोई इस बात को समझा पाएगा मुझे? जैसे ही कोलाइड होता है वैसे ही कौन का हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर दोबारा चलना शुरू करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर एनर्जी यूज कर देगा, है ना। तो मतलब ये ऐसे धीरे धीरे रुक के चलता है। ठीक है जी, सही कहना। तो देखो कंडक्टर में होता यही है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लगातार एक्सेलरेट नहीं हो पाता, और उसका कारण ये है इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलना शुरू करता है, अचानक से कोलाइड कर जाता है, अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है, फिर दोबारा फ्रेश चलता है, फिर कोलाइड करता है, फिर एनर्जी यूज कर देता है, फिर फ्रेश स्टार्ट करता है, फिर कोलाइड करता है, फिर एनर्जी यूज कर देता है। अब ये कहानी लगातार चलती जा रही है, और एक सेकंड में ये कहानी कितनी बार हो रही है? एक सेकंड में ये कहानी 10 की पावर 14 टाइम्स हो रही है। अब क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक एक कोलिजन को तो नहीं देख पा रहे, हम तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि यार एक सेकंड तक इलेक्ट्रॉन चला और इतना सा ही चला, वो बेचारा इतना सा क्यों चल पाया? क्योंकि कोलिजन्स ने उसको चलने ही नहीं दिया। तो हमें देखने वाले को ऐसा लगेगा कि बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है एक तो बहुत स्लो चल रहा है और इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं पा रही है ना। वो हम नहीं जानते ना कि कोलिजन हो रहा है कि नहीं। अब जैसे इस कंडक्टर को मैं देख लूँ, क्या मुझे इसके अंदर एटम दिख रहे हैं? नहीं। क्या मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं। क्या मुझे इसके कोलिजन दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से कोई मीटर वगैरह लगा के सोचूंगा, देखूंगा, तो मैं पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के बहुत ही कम डिस्टेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम में भी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही स्लो और स्टेडी वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये स्टेडी वेलोसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि बेचारा इलेक्ट्रॉन एसिलेट ही नहीं हो पा रहा। तो हाँ, ये बात सच है, फोर्स लग रही है, ये बात भी सच है, एसिलेट हो रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए एसिलेट हो रहा है? बहुत कम टाइम के लिए। तो जो स्पीड गेन कर रहा है वो भी कम है, और ओवरऑल ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो बेचारा जो है ओवरऑल चल ही नहीं पा रहा है, या बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। बात समझ आ गई? हाँ या ना? ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखो कैसे? लिखो, ऑल्दो ईच इलेक्ट्रॉन experiences force, although each electron experiences a force, but electron keep colliding, with positive metal ions in conductor. Electron keep colliding with positive metal ions in conductor.
and the velocity gained by them due to electric field is lost in next collision. As a result, it acquire a constant average drift velocity. कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए। पक्का? चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, a metallic wire of length capital L is connected across a cell of EMF E, capital E, of EMF capital E. How will the drift velocity of electron affected? How will the drift velocity of electron affected if drift velocity of electron affected if पहला पार्ट length becomes 3L, सेकेंड पार्ट है EMF becomes E by 2, EMF becomes E by 2 और कॉमा करके लिखना keeping other factors same, चलो अब एक बार जरा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। हाँ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक मेटालिक कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और इसको जिस सेल से लगा रखा है उसका EMF कितना है, कैपिटल E। अच्छा EMF क्या होता है, सेल की वोल्टेज का है ना। अभी फिलहाल समझ लो कि सेल की जो वोल्टेज होती है, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम EMF कह रहे हैं, है ना। तो पहले केस में हमने क्या करा, लेंथ को 3 गुना कर दिया, दूसरे केस में हमने EMF को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। इधर देखो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EV टाउ बाय ml, होता है। अब BD यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, L के। तो देयरफॉर इफ लेंथ बिकम्स, बताओ लेंथ कितना टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। इफ लेंथ बिकम 3 टाइम्स देन BD बिकम्स कितना टाइम हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, उससे मुकाबले ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब 3 गुना कम हो जाएगा। 3 गुना कम क्यों हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ को नीचे 3 टाइम्स करोगे, BD ऊपर 1/3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा सेकंड केस भी आपका ऐसे ही है। सेकंड में देखो आपका क्या है, BD बराबर EV टाउ बाय ml। अब यहाँ पे जो BD है वो प्रोपोर्शनल है V के, V ही एक्चुअली यहाँ पर EMF कहलाएगा, ध्यान रखना। तो क्योंकि इफ EMF बिकम्स, बताओ कितना टाइम्स हो गया,
1/2 टाइम्स, हाफ हो गया ना, अरे हाफ हो गया ना, पहले तो ई था, अब कितना टाइम्स हो गया 1/2। और ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल बताओ, इन्वर्सली कहाँ है, आगे बोल के देखो, इन्वर्सली है डायरेक्टली है, डायरेक्टली। तो अगर V कम होगा, EMF कम होगा, तो VD भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इफ EMF become 1/2 times, then VD becomes 1/2 times of initial value, of initial value। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का? ये आधा कैसे हो गया EMF, आधा कैसे हो गया बताना जरा एक बार। नहीं, EMF आधा कैसे हुआ, मैं ही पूछ रहा हूं, हैं कैसे दे रखा था, नहीं कहां कहां तुम्हें पता चला कि आधा हो गया, क्योंकि पहले EMF E दे रखा था और बाद में कितना हो गया E/2, आधा हो गया। और ऐसी लेंथ 3 गुना कि तुम्हें कैसे पता चली, पहले L लेंथ कैपिटल L गिवन थी और बाद में कितनी दे दी 3L, ऐसे रीजन दोगे, ये थोड़ी कोई कसर दे रखा है, पढ़ लो। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये होता है I बराबर NEA/VD, ये होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब एक एक करके फटाफट देखते जाओ उसमें क्या सी चीज क्या है, जैसे I NEA/VD, कुछ चीजें तुम्हें पहले से मालूम है, जैसे I क्या हो गया, करंट है ना, E क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें जो पहले से मालूम है, और VD क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो चीजें तुम्हें पहले से मालूम नहीं है उस पर गौर करते हैं, जैसे कि N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहा जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या नाम है इसका, हाँ दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।